कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामप्रिंट शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का लेक्चर है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हम अलग अलग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली में कोई मशीन है ना एज ए इंस्ट्रक्शन यूज करता है। जब उसको कोई सिग्नल मिलता है, इस तरह का कंट्रोल सिग्नल मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और वो एक्चुअली में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं कि वो सिग्नल्स जनरेट हो या क्या होना है, उस पर बात हम लोग आगे करेंगे, है ना। तो आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो मशीन कोड्स हैं, है ना, जो मशीन के द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि प्रोसेसर जो भी कमांड दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, है ना। इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर द मशीन कोड्स दैट इज यूज्ड बाय मशीन or in assembly language by user to command the processor act accordingly। और ये सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, लेवल जो लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हाई लेवल है, लो लेवल है, असेंबली लैंग्वेज जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे ही, है ना। आप आखिरी में वो डिकोड भी करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मशीन कायदे से समझ सकता है, ठीक है ना। तो सीपीयू को जब एक इंस्ट्रक्शन चला जाता है उसके बाद फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। तो ये थोड़ा सा मैं टाइप्स पर आऊँगा तो और अच्छा क्लियर होगा कि ये किस तरह के सिग्नल्स हैं या किस तरह के ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं हमारे। तो अगर ध्यान से देखें तो कुछ कंपेयर इंस्ट्रक्शंस है, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, सब रूटीन्स है, हाल्टिंग है और इंटरप्ट है। 6 तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे जो एक्चुअली में कुछ सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर कुछ काम कर पाता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन सिंपली, है ना, दो कंटेंट्स के बीच में कंपैरिजन प्रोवाइड करता है और उसके बाद फ्लैग बिट्स उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं, है ना। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि भाई जैसे कंपेयर ये लिखा है ना CMP R1, R2। अगर मान लो R1 की वैल्यू हमारी क्या है 25H है और R2 की वैल्यू भी हमारी क्या है 25H है, तो उस कंडीशन में कंपैरिजन में एक्चुअली में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। R1 - R2 दैट विल बी 0H। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हमारा हो गया 0। तो जो हमारी फ्लैग बिट्स होती हैं, इसके बारे में पहले हमने एक बार बात किया था, मैं फिर से दोबारा बात कर लेता हूँ। अलग अलग इसमें बिट्स होते हैं जो एक्चुअली में रिजल्ट की स्टेटस के बारे में बताते रहते हैं। जैसे आपका साइन बिट, तो साइन बिट बताता है कि अगर साइन बिट 0 होगा तो ये पॉजिटिव नंबर है और अगर 1 होगा तो ये नेगेटिव नंबर है। इसी तरह से 0 बिट अगर 0 होगा इसका मतलब क्वांटिटी 0 नहीं हुई है और अगर 1 होगा इसका मतलब क्वांटिटी 0 हो गई है। मतलब 1 का मतलब ट्रू मतलब वो क्वांटिटी 0 है, रिजल्ट की जो क्वांटिटी आई है वो 0। तो जैसे R1 - R2 आपने परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट आ गया 0, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज 25H थी और माइनस करने पर वो 0 हो गया। तो जो Z है आपका वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये जो Z वाला जो बिट है अब वो एज ए सिग्नल यूज कर सकते हैं फर्दर आगे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें कि भाई जंप करेंगे या ब्रांच करेंगे या कोई और ऐसी बात करेंगे जिसमें हमारा Z की वैल्यू 1 होगी, है ना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फ्लैग एक्चुअली में सेट हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि जब फ्लैग हमारा 1 सेट हो गया तो इससे ये पता चल जाता है, इस फ्लैग बिट से आप ये जान सकते हैं कि कंपैरिजन जिन दो डेटा का हुआ है वो दोनों डेटा बराबर है या नहीं है। तो 1 होने पर क्या हो गया, दोनों डेटा बराबर है। अगर 0 होता इसका मतलब रिजल्ट 0 नहीं आया है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 नहीं है। 0 नहीं है का मतलब क्या है, R1 में 25H रहा होगा और R2 में 23H रहा होगा, मतलब दोनों नॉन इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में साइन बिट को देखते हैं, साइन बिट का फ्लैग देखेंगे। तो अगर हमने R1 - R2 किया और R1 बड़ा है R2 छोटा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उस समय जो साइन बिट हमारा होगा वो क्या राइज हो जाएगा, दैट विल बी 0, है ना, क्योंकि पॉजिटिव आया है। मान लो R1 की वैल्यू 23 होती है और R2 की वैल्यू 25 होती है, तो 23 - 25 क्या मिलेगा आपको, -2। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी देखा जा सकता है, तो साइन बिट उस कंडीशन में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, हाई। तो ये जो फ्लैग बिट्स हैं वो हमारे हाई या लो होते हैं अकॉर्डिंग टू दी डेटा अवेलेबल इन द रजिस्टर्स आफ्टर द कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बाद फ्लैग रजिस्टर्स को देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन सा कंटेंट छोटा या बड़ा है ना, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, कंपैरिजन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे
अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, मतलब वहां पर कोई कंडीशन नहीं रहेगी ब्रांचिंग के लिए। और ब्रांच के बारे में पिछले ही अभी लेक्चर में 2 वीडियो पहले आप देखिएगा, है ना, तो उसमें आप वीडियो नंबर 25 उसमें आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई जो ब्रांच होता है हमारा, वो कोई मेन प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है ना, और अचानक से किसी लाइन में ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया तो क्या हो जाता है, वो जो पूरा प्रोग्राम है वो किसी और एड्रेस से रन करना स्टार्ट करता है, कोई और प्रोग्राम पहले रन हो जाता है, उसके बाद फिर मेन प्रोग्राम पर वापस लौटेंगे। तो ये जो अनकंडीशनल ब्रांच है उसमें कोई कंडीशन होती नहीं है। वहां पर जंप के लिए आपको दे ही दिया गया है, इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, जैसे जंप L2, अब सीधे लिख दिया, अगले मतलब ढेर सारी लाइन चल रही थी और अगले इंस्ट्रक्शन में आया जंप L2। अब उसको क्या करना है, जो भी उसने प्रोग्राम रन कराया है वहां तक तो ठीक है, और उसके बाद जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन करेगा प्रोग्राम आपका L2 जो भी एड्रेस होगा वहां पर चला जाएगा और वाले प्रोग्राम को रन कराएगा। इसी तरह से और क्या है, मूव R3 कामा R1 गो टू L2, तो मूव R3 कामा R1, तो R1 का कंटेंट R3 में मूव कराइए और उसके बाद करें गो टू L2, और उसके तुरंत बाद गो टू का मतलब होता है ब्रांच करना। अब इस लाइन से हमें L2 एड्रेस पर जाना है, मतलब फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, L2 एड्रेस पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अनकंडीशनल ब्रांच है, कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, बस ये लाइन रीड किया गो टू L2, ये लाइन रीड किया जंप L2, है ना, और सीधे सीधे क्या हो गया, वो जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन चल रहा था उस सीक्वेंस को ब्रेक किया और दूसरे सीक्वेंस को स्टार्ट कर दिया, रन कराना, एग्जीक्यूट कराना। तीसरा जो हमारा होता है कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन में देयर माइट बी सब कंडीशंस। अब ये जो कंडीशंस होंगी वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि है ना जंप इफ 0, है ना, तो JZ बोलते हैं इसको, जंप इफ नॉट 0 JNZ, है ना। अब ये कोई कंडीशनल है ना, कि जंप तभी होगा जब फ्लैग बिट 0 मिलेगा, जंप तभी होगा जब फ्लैग बिट 0 मिलेगा, नॉन 0 का मतलब फ्लैग बिट 0 होगा, हमारा रिजल्ट नॉन 0 है ना, इसको कह रहे हैं। या अलग अलग और भी इसमें हो सकते हैं कि जो फ्लैग बिट्स हमारे उनके कंडीशंस। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि दो कंटेंट को कंपेयर करके उसको देखें कि वो इक्वल है कि नहीं। BE ब्रांच इफ इक्वल, BE का मतलब क्या होता है, ब्रांच इफ इक्वल, ब्रांच इफ इक्वल। तो जब इक्वल होगा मतलब कौन इक्वल होगा, R1 और R2, तब कहाँ चला जाएगा, किस एड्रेस पर रन करने जाएंगे, L1 जो है उस पर चले जाएंगे, ब्रांच किस पर हो जाएगा, L1 पर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली में R1 की वैल्यू X है मान लीजिए और R2 की वैल्यू Y है। तो इसके लिए हाई लेवल कोड इस तरह से हो सकता है, इफ X इक्वल इक्वल Y, है ना। जब हम C या C++ में लिखते हैं ऐसी जगह पर आप देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम हाई लेवल में लिखे जाते हैं। असेंबली लेवल कोड में उसके लिए इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जहां पर हम कोड लिखते हैं 8085, 8086 ना, 8051, इन सब में आप असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं, जिसमें एक्चुअली में आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसके कुछ मतलब होते हैं, उनको समझना रहता है। लेकिन उसी चीज को ब्रांच इफ इक्वल के बजाय हम कह दें कि भाई x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम सीधे सीधे डिक्लेयर करें, ये हम समझ सकते हैं, इसलिए हाई लेवल कोड है। तो इसमें भी क्या करें, L1 पर चले जाएंगे। तो इस तरह से भी हाई लेवल कोड को लिखा जा सकता है। मतलब ये कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में एक्चुअली में ब्रांच तब होगा जब कोई कंडीशन गिवन रहेगी, जैसे ब्रांच इफ इक्वल, ठीक है, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, ये सारे हमारे कंडीशंस अवेलेबल होंगे जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोग्राम रन होता है। चौथा जो हमारा होता है वो सब रूटीन, है ना। तो सब रूटीन एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम है ना, जिसको आप मेन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं, और जब वो मेन प्रोग्राम में वो लाइन आती है कि भाई अब हमें यहाँ से इस एड्रेस पर जाना है। एक तो होता है हमारा फंक्शन कॉल, तो अगर कहीं पर फंक्शन को कॉल किया होगा और फंक्शन को आपने किसी और एड्रेस पर स्टोर कर रखा है, तो ये आपका सब रूटीन प्रोग्राम है। समझ आ रही बात, एक तो ये सब रूटीन हमारा हो गया। दूसरा हमारा होता है ब्रांच में जो दूसरा वाला हमारा प्रोग्राम है ना, ब्रांच के बाद भी किसी और एड्रेस पर जाना है, तो वो जो प्रोग्राम है उसको भी आप कहेंगे सब रूटीन प्रोग्राम। कभी कभी हमारा इंटरप्ट सिग्नल अकर होता है कि भाई ये वाला मेन प्रोग्राम को अभी छोड़ो और दूसरे प्रोग्राम को रन कराना है, तब भी उसको क्या बोलते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं। हालांकि वो इंटरप्ट पर सर्विस है ना कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में कोई लाइन लिखी है जिसके अकॉर्डिंग उसको हम सर्विस करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो सब रूटीन ये एक प्रोग्राम है ना, ये जो कि आप वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेशली फंक्शन कॉल जब हमारे होते हैं तो उसके लिए आपका जैसे कॉल, अब कॉल किया तो कोई फंक्शन होगा जिसको आप कॉल कर रहे हो, रिटर्न, और उसके बाद फिर प्रोग्राम के लास्ट में आप RET लिख देते हैं, इसका मतलब मेन प्रोग्राम पर वापस लौटना है। ये हमारे कुछ स्पेसिफाइड ये आपके वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी सहायता से आप एक्चुअली में है ना सब रूटीन्स को रन कराते हैं। पांचवा आपका होता है हाल्टिंग इंस्ट्रक्शंस। हाल्टिंग इंस्ट्रक्शंस जब हमारा प्रोसेसर यूज नहीं करना है उस समय उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला आपका होता है NOP, है ना। NOP आपका है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन करेगा क्या हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेसर में स्टेट है, जो भी चीजें चल रही हैं उसी पर बना रहता है, उसमें कोई और बदलाव नहीं होता है, कोई अपडेट उसमें नहीं होता है ना। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई हमें टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना है या कोई और ऐसी एप्लीकेशंस आ जाते हैं, उस समय नो ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब तक कि वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन ना हो जाए डिवाइसेस के बीच में, तब तक प्रोसेसर NOP इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में रहता है। दूसरा हमारा होता है हॉल्ट, है ना। ये भी हमारा ये जो भी हमारा मान लीजिए कोई इंटरप्ट हमारा जनरेट हुआ है ना, तो जब भी इंटरप्ट हमारा जनरेट होगा प्रोसेसर, और हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, हम लोगों ने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं। 5 तरह के इंटरप्ट 8051 में होते हैं, 8085 में, जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ट्रैप की है। उसके बाद है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये प्रायोरिटी लेवल घटती जा रही है ना। और लास्ट में सबसे कम आपकी जो प्रायोरिटी है वो है INTR की। समझ आ रही बात। तो ये रिस्टार्ट के लिए ये सारे हमारे इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। ट्रैप का मतलब है कि जो अब हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है उसका प्रायोरिटी लेवल हाईएस्ट है, मतलब CPU सारे काम छोड़कर इसको करेगा। तो प्रायोरिटी के आधार पर जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस समय जो प्रोसेसर है वो आइडल स्टेट में चला जाता है, जिसको हम हॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में उसका जो डेटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस है वो कोई और यूज कर रहा होगा, ठीक है। RST आपके रिस्टार्ट के लिए यूज होता है, तो स्पेशली हम ना जब कोई एक्शन को रिस्टार्ट करने जाते हैं, ट्रेस करते हैं, तो ये सारी चीजें उस कंडीशन में कंप्यूटर आपका हॉल्ट पोजीशन में जाता है। और इसके अलावा सातवां है आपका इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, 6th है एक्चुअली, है ना। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस है। ये इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में मशीन द्वारा रन किए जाते हैं, और ये इंटरप्ट अलग अलग लेवल के होते हैं। तो जब कोई इंटरप्ट हमारा जनरेट हुआ है ना, जैसे आपने मान लीजिए कोई इनपुट डिवाइस आपने कनेक्ट किया, तो उस समय एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा। ये जो इंटरप्ट सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है ये एक्चुअली में इस तरह का हो सकता है, ट्रैप है, रीसेट है, या INTR है। तो जो ट्रैप हमारा है वो नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जिससे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की वजह से इसके इंटरप्ट में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते, इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। जब भी ये आकर होगा प्रोसेसर को, है ना, मजबूरी में इसी को रन कराना होगा, प्रोसेसर अपने सारे काम रोककर पहले इसको एग्जीक्यूट कराएगा। रीसेट आपका जो होता है, रीसेट ट्रैप के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है ये रीसेट की होती है, और रीसेट में 3 सिग्नल्स हैं, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5, और ये इनकी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब RST 7.5 इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है और 5.5 लोवेस्ट प्रायोरिटी पर है। और इससे भी लो प्रायोरिटी पर एक और इंटरप्ट सिग्नल है जिसको आप बोल रहे हैं INTR। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सब भी मास्केबल है, स्पेशली INTR तो पूरी तरह से मास्केबल है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट है। ये जब भी अकर होगा प्रोसेसर बार बार इसको चेक करेगा कि इसको रन कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। और अगर कोई प्रायोरिटी लेवल में कोई चेंज करना है तो उसके प्रायोरिटी लेवल में चेंज भी किया जा सकता है बाय द CPU। ये सारे हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस है ये एक्चुअली में CPU को कंट्रोल करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए इन सबको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, और एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात अभी इस लेक्चर में मुझे करनी थी। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों को बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, हाँ, सो दैट कि आगे आने वाले वीडियोस को और समय पर देख पाएं। आपके एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, तो उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रह पाए, है ना। चलिए इसी वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो की प्रतीक्षा में, है ना, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।